हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी फंडा। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज को आपके सामने लेकर आएंगे, उन्हें एक अच्छी खासी एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और डिफरेंट टॉपिक्स को बहुत ही माइन्यूटली तैयार किया जाएगा आपके लिए। चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, तो डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यूज है वो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोडेड है। जैसे कि पॉलिटी के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज हमने बहुत पहले करा दिए थे। उसके अलावा आप देखें तो इकोनॉमी की पीवाईक्यू बहुत ही डिटेल तरीके से एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाई गई है। उसके अलावा साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के जो पीवाईक्यूज है वो बहुत ही तरीके से डील कर दी गई है। आपको डेफिनेटली उन सारे क्लासेस को देखनी चाहिए सो दैट आपकी हॉराइजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। उसके अलावा एक बहुत ही मेजर टॉपिक बच रही थी हमारी डिफेंस के पीवाईक्यूज, जो कि 2009 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने संकल्प टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली संकल्प टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में बिल्कुल नो नॉनसेंस तरीके के साथ आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट सीरीज के साथ हम आपके सामने आए हैं। अब तक दो उसके टेस्ट हो चुके हैं, 8 जून एंड 15 जून को, और 22 जून को उसका थर्ड टेस्ट होना है। आपको डेफिनेटली इस टेस्ट में इन्वॉल्व करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपने अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बहुत ही तरीके से कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपकी तैयारी में लैकिंग है तो भी, क्योंकि पोस्ट टेस्ट हम पेपर 1 भी डिस्कस करते हैं और पेपर 2 भी डिस्कस करते हैं कि आपको कितना वो टॉपिक डिफिकल्ट लगा, कितनी टॉपिक आप बेहतर कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप कर सकते हैं, डेफिनेटली इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पेपर 1 में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं बट स्टिल आपका पेपर 2 कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो आपको अंतिम पग जैसे इनिशिएटिव में इन्वॉल्व करनी चाहिए। डेफिनेटली आप हमारे ऐप पे चेक कीजिए, आपको अंतिम पग इनिशिएटिव मिल जाएगा, जिसमें टॉप 40 टॉपिक्स को 40 डेज के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। टिल एग्जाम वो इनिशिएटिव हमारी रन करेगी। इट इज अ पेड इनिशिएटिव जहां आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे डेली क्वेश्चंस आप लिख सकते हो और हमें भेज सकते हो। हम उसे ऑडियो इवैल्यूएशन के तौर पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मॉडल आंसर्स चाहिए फॉर मॉडल टॉपिक्स, मॉडल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, तो उसके लिए भी हम बहुत जल्दी एक बुक लॉन्च कर रहे हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसके बारे में एक डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसपे हम डिफेंस के सारे पीवाईक्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहला क्या है कि मिशन सागर, और ये सागर इनिशिएटिव क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है। तो सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या है कि इंडिया बीइंग एन एल्डर ब्रदर, जो यहाँ के सारे आइलैंड कंट्रीज को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम करता है। तो जो सागर इनिशिएटिव है, इसमें फायदा ये है कि ये जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करने की कवायद करता है इस इनिशिएटिव के थ्रू। सबसे बड़ी बात यह आती है कि चाइना इज अ कंट्री जिसकी बहुत ही प्रीडेटरी पॉलिसीज हैं, उससे बचाने के लिए इंडिया हैज टेकन दिस इनिशिएटिव एंड दिस इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल फॉर द आइलैंड नेशंस व्हिच आर देयर इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सागर इनिशिएटिव में क्या है, इसमें सबसे छोटा इनिशिएटिव जो आता है, सबसे पहला इनिशिएटिव आता है, वो होता है मिशन सागर। मिशन सागर में होता यह है कि जो भी स्टेट्स थे, स्टेट्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, वहां पे वैक्सीन्स को पहुंचाना, कोविड-19 के टाइम पे वहां वैक्सीन्स को पहुंचाना। ये इनिशिएटिव भले 2015 में लॉन्च हुई, पर कोविड टाइम पे काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती है, बिकॉज इट इज एक्चुअली हेल्पिंग different states, different island countries in Indian Ocean to cope up with the COVID menace। ठीक है, वो आ जाती है सबसे बड़ी बात। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखें तो इसमें आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलिट्री पार्टनरशिप्स एंड मिलिट्री ट्रेनिंग की जो और इक्विपमेंट हैंडलिंग की जो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो भी इसकी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो जाती है। फिर डिप्लोमेसी डिफरेंट फोरम्स पे यहाँ पे सागर इन्वॉल्व होता है, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जगह पे ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि इंडिया इज नॉट इवन लिमिटेड टू द इंडियन ओशन ओनली, ये महासागर इनिशिएटिव हम लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल और होलिस्टिक
एडवांसमेंट है पूरे के पूरे लोगों का, एंड बियॉन्ड दैट इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक तक जाने की हम हिम्मत रखते हैं थ्रू महासागर इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वाड। व्हाट इज क्वाड? क्वाड इज अ रीजनल ग्रुपिंग जिसमें कुछ कंट्रीज एक साथ आते हैं फॉर द कलेक्टिव आइडियोलॉजी, कलेक्टिव सपोर्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कलेक्टिव नेचर ऑफ देयर वर्क। अब बिकॉज दीज फोर कंट्रीज जिनके बारे में आपसे बात करूंगा, दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन विच दे हैव टू पोज सम डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। सो फोर कंट्रीज, इफ यू कुड बी गिविंग दैट निमोनिक, अगर आप निमोनिक से याद करें तो हम याद कर सकते हैं जूसिया, जे फॉर जापान, यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आप ऑन मैप अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसा दिखता है सारी कंट्रीज को, ये दिस इज क्वाड क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2007 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2017 में इसको दोबारा रिवाइव किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, ऑफ इंडो पैसिफिक। प्लूरिलैटरल प्लेटफॉर्म है, इसके कुछ कुछ इनिशिएटिव हम देख लेते हैं। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, जितने भी वैक्सीन कोविड-19 के बने थे उसमें एक पार्टनरशिप के थ्रू इनको यूज करना। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन में क्वाड का हेल्प, मालाबार एक डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं हम चारों कंट्रीज, दैट इज जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस निमोनिक। ये लोग एक मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं जहां पे नेवल इंटरऑपरेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी पे वो बात कर रहे होते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल ग्रुप, टेक्नोलॉजी पे इनका सपोर्ट है। क्वाड क्लाइमेट ग्रुप ऑन क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी। Then Indo-Pacific Maritime Awareness for Maritime Security and Quad Fellowship for Education and Innovation। तो अगर कोई कहे कि Quad is a purely military grouping तो आप इसे सिरे से नकार सकते हैं, because this is a plurilateral pluri-objective grouping। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिशन शक्ति, DRDO। व्हाट इज दिस? ये ना एक ऐसी मिशन है जो आई मीन दिस इज फॉर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इसमें क्या है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट पहले लॉन्च की गई है, वो ऑलरेडी टारगेटेड सैटेलाइट है, उसके अगेंस्ट इंडिया इज थ्रोइंग अप काइंड ऑफ अ वेपन। It could be a missile, it could be a rocket, it could be a fighter aircraft type thing or a drone thing which could be going on that pace और वहां पे जाके hit करेगा। So this is a anti-satellite missile, okay? अब क्या है इसमें, ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, व्हीलर आइलैंड जिसे कहते हैं, ओडिशा में, वहां से लॉन्च करके टेस्ट किया गया था लगभग 300 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जहां पे इसको टेस्ट किया गया 2019 में। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर के यूज से हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके हिट किए थे। अब बैलिस्टिक और आपको क्रूज के बारे में बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल ना यहां से अगर लॉन्च हुई तो दिस गोज लाइक दिस outside the atmosphere, then it re-enters the atmosphere and it goes and hits the target। ठीक है, बट क्रूज में चला क्या है कि ऐसे उड़ा एंड दिस रिमेन्स ऑलवेज इन एटमोस्फेयर और ये जाके उसे हिट कर सकता है। सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ मिसाइल्स विच आर बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। कुछ एग्जांपल जो क्रूज मिसाइल्स के हैं वो ब्रह्मोस और निर्भय। ठीक है, ब्रह्मोस 450 से लेके 800 किलोमीटर तक होता है। इसे रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस, ब्रह्म फॉर ब्रह्मपुत्रा and MOS for Moskva River of Russia। Then we have ballistic missiles। इसमें पृथ्वी 2, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इसमें डिफरेंट रेंजेस बढ़ते गए हैं अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक। उसके अलावा न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज की गई है अग्नि प्राइम जैसे भी मिसाइल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज दिस कवच इनिशिएटिव। सबसे पहले इस स्टेटमेंट में क्या है कि एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ अ हैकाथॉन। ठीक है, अगर हैकाथॉन है तो पहला स्टेटमेंट गलत एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको AICT, दिस इज आई मीन an autonomous organization under Ministry of Education। Then we have BPRD,
दिस इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बात है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 28 अगस्त 1970। और क्या है कि इसका मेजर फोकस ही क्या है कि हमारी जो पुलिस सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो उसे बेटर करने के लिए दिस BPRD इज फॉर्म्ड इन 1970। नेक्स्ट, दिस इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप इसे पढ़ सकते हैं रोक के, इट इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके साथ की जाने वाली एक्सरसाइज है? दिस इज विथ यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सरसाइजेज व्हिच वी जनरली डू। देखिए, अगर आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर आर्मी की एक्सरसाइज है, कोंकण नेवी की एक्सरसाइज है, इंद्रधनुष एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, मालाबार नेवी, कोप इंडिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है यूएसए के साथ। रशिया इंदिरा एंड एविया इंदिरा आर द टू एक्सरसाइजेस। फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण एंड गरुड़। गरुड़ इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज विद फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर क्वेश्चन भी है कि गरुड़ 2010 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज मनाई जाती है। The journey of the first phase of Sagar Parikrama Yatra, an initiative of Government of India, was started from Gujarat. डिटेल देखते हैं इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने स्टार्ट किया सागर परिक्रमा यात्रा, जिसमें आपको फिशरमैन के साथ बातचीत करनी है। अब क्या है कि सागर के आसपास ब्लू इकोनॉमी की बहुत बड़ी बोलबाला है और बहुत ज्यादा ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल है, बिकॉज इंडिया हैज नाउ डिक्लेयर्ड अराउंड 11,000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। पहले 7,500 समथिंग था, अब 11,000 प्लस इसकी कोस्ट लाइन हो गई है, जिसमें इंडिया हैज एन अमेजिंग पोटेंशियल ऑफ अ बूमिंग blue economy sector, but the thing is that it is not much developed and it is not harnessed well. So उस चीज के लिए this सागर परिक्रमा यात्रा, which is an interaction with the fishery farmers or the aquaculturist people who are working there. So this could be an interacting thing and they would be quite nudged for the holistic development which they need to do in the rivers in the nearby oceanic waters. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गुजरात मांडला पोर्ट इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, फिशरीज, कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, देन माइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फोकस क्या है कि सस्टेनेबल फिशरीज होनी चाहिए, अनरेगुलेटेड, इलीगल, अनरिपोर्टेड फिशरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन कावेरी। अब देखिए, ये तो मेजर ऑपरेशन के आपसे सवाल हैं, इसको तो यहीं पे हम रोक सकते हैं, बट और ऑपरेशंस रिसेंटली कौन कौन से हुए हैं देखिए। ये कुछ ऑपरेशंस है जो अभी एक तो हो रहा है, आपको इसमें नाम पता चल जाएगी, पर और भी ऑपरेशंस जो हुए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेट अप्रैल 2025 के पास लेट ऑपरेशन ब्रह्मा चली म्यांमार में डिजास्टर रिलीफ के लिए। ऑपरेशन सिंधु, दिस इज द करंट ऑपरेशन विच इज गोइंग ऑन विद इंडिया एंड ईरान, जहां से स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। आर्मेनिया इवैक्यूएशन, हिमाचल ड्रिल्स। ऑपरेशन कावेरी जो हमारा क्वेश्चन है, सूडान में हुआ है, जहां पे 3860 इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। ऑपरेशन अजय जो है वो इसराइल के साथ हुआ, इसराइल में हुआ था, जहां पे 1400 इंडियंस को गाजा वॉर के ड्यूरिंग इवैक्यूएट किया गया था। तो अब मेरा सवाल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको इस सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मेरा सवाल है कि इंडिया ने टर्की के साथ, टर्की में जब अर्थक्वेक आई थी तो एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नेम क्या है? आपको ये कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप्स हैज रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 nautical miles ट्रांस ओशन इंटरनेशनल वॉयाज? इसका आंसर हो जाएगा INS वी तारिणी। ठीक है, इंडियन नेवल शिप वेसल
तारिणी। क्या है कि ये ऑल विमेन कंटिजेंट होता है समटाइम्स, सो इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयाज पे जाता है जहां पे ये एसोसिएटेड नहीं है लार्ज, आई मीन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी सी ट्रांस ओशन कॉन्टिनेंटल वॉयाज पे जाता है एनएसवी तारिणी, ठीक है। समटाइम्स ऑल वुमेन इसके मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स। आईएनएस तरंगिनी इससे एसोसिएटेड नहीं है, मांडवी भी एसोसिएटेड नहीं है, ओशियल सेलिंग नोड के तौर पे काम तो करता है, और आईएनएसवी महादेवी से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए क्रूज मिसाइल, इनमें से कौन कौन है? सो ओनली ब्रह्मोस इज द क्रूज मिसाइल। धनुष जो है ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, और अग्नि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ओनली टू, दैट इज बी इज द आंसर। अभी अगेन मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से न्यूक्लियर कैपेबल हैं, कौन कौन से नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। स्टेटस देख लीजिए, प्राइम और 6 अभी अंडर डेवलपमेंट और इन डेवलपमेंट है। सुपरसोनिक मिसाइल में ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, दीज कुड बी द मिसाइल्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। उसके अलावा ये आपको हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक भी आपको याद करना है, और ये क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंसिडर द विद रेफरेंस टू द इंडियाज डिफेंस कंसिडर फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स। अब मैं आपको डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स के ना पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि कैसे दे जनरली फंक्शन एंड कौन कौन से हेलीकॉप्टर इंडिया इज वर्किंग विद। ये टर्रेट गन क्या होता है ना, एक तरीके का गन है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो इस तरीके के होल से बहुत सारी गोलियां निकलती हैं और हेलीकॉप्टर्स पे माउंट होता है टर्रेट गन, ठीक है। दिस आंसर इज ओनली 3, पर आपको दिखाता हूं, देखिए क्या है। दिस इज चीता हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये हाल के द्वारा बनाई गई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर दिस इज चेतक हेलीकॉप्टर, मैं हट जाता हूं, दिस इज चेतक हेलीकॉप्टर। देन दिस इज एलसीएच प्रचंड, ये बहुत ही नया और बहुत ही इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, और दिस इज टर्रेट गन, ये है टर्रेट गन। यहां पे देखिए 2 लगे हुए हैं, यहां पे भी 2 लगे हुए हैं, ठीक है। दिस एलसीएच प्रचंड इज देयर, और ये रुद्र हेलीकॉप्टर है, इस पे भी आप टर्रेट गन लगा सकते हैं, ठीक है। चीता और चेतक क्या है, अगेन मैंने आपको बता दिया, ये हेलीकॉप्टर्स हैं। चिनूक, अब हेलीकॉप्टर्स के टाइप में आपको बता ही रहा हूं, तो कुछ और बेहतर टाइप्स आपको बता दूं कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर होती है ना, वो ऐसे टिपिकल ऐसी दिखती है, एंड इट हैज कैपेबिलिटी, ये सबसे बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर है हमारे पूरे आर्मी का, कुछ भी उठा के ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दिस इज हावेजर, ये यूज की गई थी बोफोर्स, ठीक है, जिसको ये पिक करके लेके जा रहा है, ठीक है। मी 17 हेलीकॉप्टर्स है, ये भी एक तरीके का कॉम्बैट एज वेल एज ये कैरियर हेलीकॉप्टर कह सकते हो, ठीक है। दिस इज अपाचे हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा डिफरेंट है एलसीएच और अपाचे में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको ये फोटोज डेफिनेटली याद रखने हैं, सो दैट आपको पता तो हो कि किसमें टर्रेट गन लगाई जा सकती है, इसमें नहीं लगाई जा सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चिनूक में टर्रेट गन लगाई जा सकती है, सो इट डज नॉट हैव दैट मच स्पेस टू पुट देयर टर्रेट गन, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प क्या है, ये इंडियन नेवी की मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, एम्ड एट इंश्योरिंग द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स, जून 2019 से इनिशिएट किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प में क्या है कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ, ये रहा ओमान, यूएई, यहाँ पे यमन, ओमान, दिस इज सऊदी, यहाँ पे अपना यूएई है ही, तो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहा था दिस ऑपरेशन संकल्प, जहाँ पे जो भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स थे उनको सेफ पासेज मिलवाई थी। मिराज 2000 is a twin engine fighter jet. Hall Tejas is a delta wing fighter jet. Rafale is a hypersonic fighter jet. ये 3 स्टेटमेंट में से आपको तीनों स्टेटमेंट चेक करनी है। सबसे पहले क्या है कि पहला जो मिराज 2000 है वो ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है, सिंगल इंजन है। अब आपको लग रहा है ये ट्विन इंजन और सिंगल इंजन क्या होता है, तो देखिए
यहाँ पे आपको एक टेल दिख रही है और एक एग्जॉस्ट दिख रही है, दिस इज वन एग्जॉस्ट। यहाँ पे देखिए आपको दो के दो एग्जॉस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट हो गया, दिस इज 1 इंजन एयरक्राफ्ट। पर अगर आप देखेंगे तो दिस ट्रायंगल, आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हो, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ग्रीक लेटर डेल्टा, इसलिए इसको डेल्टा विंग का एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो हॉल तेजस जो है वो एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है, दिस इज करेक्ट। और राफेल जो है वो हाइपरसोनिक नहीं है, क्योंकि दिस इज 1.8 मार्क, दिस इज जस्ट सुपरसोनिक, और हाइपरसोनिक होने के लिए 5 मार्क चाहिए होता है, ठीक है। सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको जहाज आपको दिखा देता हूं जो हमारी जनरली आर्मी जो यूज करती है। कौन कौन से जहाज है? दसॉल्ट रफाल, दसॉल्ट कंपनी इस रफाल को बनाती है, फ्रेंच कंपनी है। देन हॉल की तेजस, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, ये सबसे बड़ा ऑलमोस्ट कार्गो शिप है। इट कैन पिक अमेजिंग अमाउंट ऑफ लोड एंड इट कैन कैरी इट एनीवेयर, ठीक है। दिस इज सुखोई 30 MKI, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाज है हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। The KH-47M2 Kinzhal missile is a nuclear capable hypersonic missile, belongs to which one of the following countries? This belongs to Russia, and ये जो मिसाइल आप देख पा रहे हो, this is Kinzhal मिसाइल जो रशिया यूज कर सकता है as a nuclear deterrence. Which one of the following is the oldest central paramilitary force in India? This is Assam Rifles, ठीक है। 1835 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, दिस इज इन 1965, ठीक है। दिस इज कमांडो बटालियन, ये कोबरा का फुल फॉर्म है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF है, दिस इज 1939। अब सब देखते हैं। CRPF, इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोलते थे, इसका टैगलाइन है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दिस इज 1965, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी एंड टू डेथ। ITBP 1962, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा। इसको अगर आप वैलर, स्टीवर्डनेस एंड कमिट, वैलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट, ये 3 वर्ड अगर आप यूज कर सकते हैं तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये भी करेक्ट है। पर हिंदी में अगर बात करेंगे तो शौर्य, दृढ़ता एंड कर्मनिष्ठा इज द करेक्ट आंसर। SSB देखेंगे तो सशस्त्र सीमा बल है, 1963 में एज ए स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो बनाई गई थी। CISF 1969 में। पर असम राइफल्स देखिए 1835 में एज काचर लेवाय, इसको, इसका टैगलाइन है सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दिस इज ओल्डेस्ट। हेरॉन ड्रोन्स, हेरॉन ड्रोन्स किसके हैं? सबसे पहले तो इजराइल की हेरॉन ड्रोन्स होती हैं, बहुत ही लॉन्ग रेंज है, आराम से 52 घंटे तक उड़ सकती हैं, 10.5 किलोमीटर तक के ड्यूरेशन में ये जा सकती हैं, 50 सेकंड, 52 घंटे की कंटिन्यूस फ्लाइट्स दिखा सकती है, मतलब 52 घंटे लगातार एक बार उड़ा दिया तो वो चलता रहेगा। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ हेरॉन ड्रोन्स विच इज मेड बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेज। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल vessel Sajag, which was commissioned in May 2021, was constructed by Goa Shipyard Limited. अब आपको, I mean this is factual information, पर आपको 5 ऐसे जो वेसल डेवलपर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, दिस इज ओन्ड बाय MOD, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। गार्डन बीच, कोलकाता वेस्ट बंगाल। गोवा शिपयार्ड, वास्को डी गामा गोवा, हिंदुस्तान शिपयार्ड, वाइजैग आंध्र प्रदेश। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची केरला में। तो ये 5 ऐसे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। सेम अगेन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप वाज डिप्लॉयड इन मिशन सागर व्हिच वाज सेंट टू different countries carrying food and COVID related items on 10th May 2020? This answer is IRS केशरी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपसे बात करी कि सागर इनिशिएटिव का एक सब कंपोनेंट है मिशन सागर, तो उसके अंतर्गत ये IRS केसरी को भेजा गया था डिफरेंट कंट्रीज में कोविड वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएटिव है इंडियन
आर्मी का। और स्ट्रैटेजी क्या है कि वैम, WHAM, दिस इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स स्ट्रैटेजी। इसमें आपको लोगों के दिलों को, लोगों के दिमाग को जीतना है एंड देन आपको वहां पे नॉर्मल सुविधाएं बरकरार रखनी है। ठीक है, दिस इज वैम स्ट्रैटेजी। आंसर इज इंडियन आर्मी। Which of the following is the equivalent rank of wing commander? अब देखिए रैंक तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल समझाता हूं पहले। देखो, मैंने 4 चीजें ली हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड CAPFs। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, लेकिन कोई भी इक्विवेलेंट रैंक नहीं होती है CAPFs में। कैप्टन होती है अगर आर्मी में तो लेफ्टिनेंट होता है, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन CAPF में ऐसी कोई रैंक नहीं है। फिर आ जाते हैं मेजर साहब। मेजर साहब के सामने लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि एंट्री लेवल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस लेवल पे जाते हो, तो आप आर्मी के मेजर लेवल तक जाते हो, वहां पे आप इंडक्ट होते हो लेफ्टिनेंट कमांडर के तौर पे। अगर आप नेवी से कंपेयर करोगे तो ये अपनी हायरार्की है, आप इसे रोक के ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ये क्वेश्चन उन लोगों ने UPSC में के मेन एग्जाम CSE में भी पूछ लिया था, इसलिए आपको बहुत ही डेफिनेटली और बहुत ही बारीकी से इस हायरार्की को देख लेनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी वाज कमीशन्ड इन May 2019? ठीक है, दिस इज INS रंजीत। अब 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन आर्मी यूज करती है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा वॉरफेयर वाला शिप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉरशिप, जिसपे बहुत सारे जो एनिमी वेसल्स हैं, वो सबमरीन हो जाए, वो जहाज हो जाए, वो नॉर्मल एक टग बोट है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे मिसाइल्स होते हैं, इसलिए इसे मिसाइल्स बोलते हैं हम, आई मीन सॉरी, डिस्ट्रॉयर्स बोलते हैं। तो इंडिया भी 13 डिस्ट्रॉयर्स के साथ काम कर रहा है अंडर 4 मेजर क्लासेस। क्लासेस किस पे डिफाइंड होते हैं? जो पहली जहाज का उस पे नाम रखा गया वही क्लास को डिफाइन करेगा, और वो क्लास जो यूज किया जाएगा, दैट क्लास वुड बी कंटिन्यूड फॉर ऑल दोज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, तो विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास, ये 4 क्लासेस हैं जहां पे डिफरेंट जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो बनाए गए हैं। INS विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, देन INS कोलकाता, कोची, INS चेन्नई, देन दिल्ली, मैसूर एंड INS मुंबई फॉर दिल्ली क्लास, एंड राजपूत क्लास के लिए राजपूत, राणा, रणवीर एंड रणविजय। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर किया है AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। द हेलीकॉप्टर इज मेड इन, दिस इज मेड इन USA। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया थोड़ी दूर पड़ जाती है हमारे यहाँ से कंट्री, इट इज इन द नॉर्थ ऑफ चाइना, फिर भी हम उसके साथ एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम लोग नोमैटिक एलिफेंट बोलते हैं, यानी पागल हाथी। ठीक है, सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है आर्मी का? ये क्वेश्चन मैं अगर आपको सॉल्व करा भी दूं, पर यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज आर्मी रैंक्स एंड ऑल्सो दीज रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपको उन सारे रेजिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। सबसे पुराना जो रेजिमेंट है वो है पंजाब रेजिमेंट, जो कि इसका आंसर C भी होगा। अब देखते हैं, पंजाब रेजिमेंट जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, जो कि 1705 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, बिकॉज दे शोड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैलर, सो दे वर लेटर ऑन इंडक्टेड इन डिफरेंट रोल्स। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन से पहले इंसान है जो आउटसाइड इंडियन नेवी के होने के बाद भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जनरल बन जाते हैं? ये राजेंद्र सिंह। दिस इज काइंड ऑफ अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उस साल आई हुई थी। ठीक है, लांस नायक हनुमन थप्पा कोप्पड़, दिस इज हनुमन थप्पा कोप्पड़। ये साहब अब नहीं रहे, आई मीन हमारे शहीद हो गए हैं ये जवान, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई थी कि ही वॉज स्टक इन अवालांच इन सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये वहाँ पे दबके और बहुत दिनों तक ये जिंदा रहे। When rescue team went there and they picked him up,
he was alive and he had some feeble pulse. So when he was sent back to the medical camps, he was declared dead, or he succumbed to his own injuries. ठीक है, so he was from Madras regiment. Jackliff, what is Jackliff? Jackliff is a regiment of Indian Army. जैकलिफ के बारे में मैंने नोट किया, लाइट इन्फेंट्री है, रेजिमेंट इंडियन आर्मी के एक्सप्लेन, आई मीन सीपीएफ और जो स्टेट फोर्सेस है उनके बारे में भी आपको पढ़ लेनी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। हु लीड्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, पहले तो ये जानो। जो भी हमारे देश में हमें पैसे चाहिए होते हैं तो हम घर पे जाते हैं, आई मीन वैसे ही जब डिफेंस को पैसे चाहिए हो तो वो कहाँ जाएगा? मिनिस्ट्रीज के पास जाएगा। तो उन्हीं मिनिस्ट्रीज में एक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री का एक ऑटोनोमस ऑर्गन है, जो कि फोकस करेगा कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, उस हिसाब से वो पैसे भेजेगा। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस के क्या क्या स्पेशल नीड्स हैं, तो वही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? सो ही इज नन अदर देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर ओन कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट रैंक। अगेन मैं आपको रैंक लगा दे रहा हूँ, आप रैंक पढ़ लीजिए अगर आप लगा सकते हैं तो। इंडियन नेवी के रैंक ऑफ कमोडोर ऑफ इंडियन नेवी अगर देखें तो हमारा कमोडोर है इंडियन नेवी का, इसके रैंक के बराबर हैं ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, और एयर कमोडोर। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। Which one of the following best describes the Andaman and Nicobar Island Command? This is, I mean देखिए हमेशा क्या होता है ना, जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है वहाँ पे इंडियन नेवी, आर्मी और हमारे एयरफोर्स तीनों का समागम होना ही चाहिए। सो अंडमान निकोबार वॉज क्वाइट नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स, बट now people are focusing on that, and that Andaman and Nicobar Island is being converted into a green forest। और उसमें भी क्या है कि ये तीनों जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो ये एक फ्रंटियर कमांड बनेगा वहाँ के आसपास के वेसल्स को निगरानी रखने के लिए और उन्हें पास देने के लिए। हु फंक्शन एज चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ होता है इन तीनों सर्विसेज में, वो इस पे फोकस होता है। प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड क्या है? ना ही वो सीएपीएफ है, ना ही वो दिल्ली पुलिस के पार्ट है, ना ही वो पुलिस फोर्स है अंडर कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक सबसे बूढ़ा जो टीम है प्रेसिडेंट का, वो है आई मीन जो सबसे एल्डर पीपल हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, वो वहाँ पे जाते हैं काम करने, और वो इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ सेरेमोनियल थिंग, आई मीन मतलब ये बाहर दिखाने वाली चीज़ें हैं, सेरेमोनियल थिंग है, ठीक है। Supreme Commander, this is a political question. This is President. Okay, hold on. I'm coming just in a minute. We are taking a 2 minute break. तो अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये क्वेश्चन है। ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी बोल के ही मैं गया था कि दिस इज प्रेसिडेंट ओनली। जैसे अभी के केस में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं, वो अभी सुप्रीम कमांडर हैं सारे तीनों फोर्सेस की। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। सबसे पहली बात कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, जहां पे इसका मेजर फोकस है जो भी इनएक्सेसिबल एरियाज फॉर आर्मी हैं उनको कंट्रोल करना, उनके पास जो रिमोट एक्सेस जो हमारा नहीं हो रहा है वहां पे आपको रोड्स बनाना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये बीआरओ का मेन काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई मीन हाँ, अभी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। सबसे पहले तो इसका आंसर बता दो, 1, 2 and 3, ऑल 3 आर द फंक्शन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। फर्स्टली preservation and protection of marine environment, of course. Safety and protection of artificial islands, of course. Assistance in anti-smuggling operations. थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में एक्ट कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंतर्गत ये बना था, ठीक है, 18 अगस्त को। रीजंस क्या थे? इंडिया के वास्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना। पहले डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल वी ए कामथ इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनेंगे। ये ड्यूटीज एंड फंक्शंस हैं जो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट की बात आती है, सर्च एंड रेस्क्यू की बात आ सकती है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस की बात आ सकती है, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, कोस्टल सिक्योरिटी,
नेवी को हेल्प करना, शिपिंग असिस्टेंस, और खासकर डिजास्टर रिलीफ, अगर सुनामी वगैरह चीजें आती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है ये कौन कौन से बॉर्डर्स हैं और कहां कहां पे वो गार्ड करते हैं। दिस इज अ मैप, जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैप, इस मैचिंग को हम लगा लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान पे कौन से होते हैं, बीएसएफ वर्क्स देयर, इंडिया एंड नेपाल इज गार्डेड बाय एसएसबी, इंडिया एंड चाइना बाय आईटीबीपी, एंड देन इंडिया एंड म्यांमार असम राइफल्स। ठीक है, ओल्डेस्ट 1835, सेंटिनल्स ऑफ हिल पीपल। ठीक है, सो ये आपको ऐसे ये मैचिंग लगानी है और ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किसके कितने बटालियन है, ये भी पता चल जाता है। आई मीन कितने नंबर्स हैं। आईटीपी ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास लोग हैं अभी करंटली, एसएसबी में 87,000, असम राइफल्स में 60,000 एंड बीएसएफ में ऑलमोस्ट 2.45 lakhs। नंबर्स अभी इंक्रीज भी हो सकते हैं, अभी का ये डेटा नहीं है, थोड़ा पहले का डेटा, आप एग्जैक्ट डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, given below are some of the important training institutes of Indian Army। अब ये लोकेशन नॉर्थ टू साउथ लगाना है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, पर मैं आपको बेसिक जो मेजर आर्मी के डेस्टिनेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गपुर पुणे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई, ओटीए गया, इंडियन नेवल एकेडमी इन एजिमला, नेवल वॉर कॉलेज इन गोवा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रिम्स इन देहरादून। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अदरवाइज आप एक एक सेंटेंस की बात है, आप इसे बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ स्कूल्स है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स हाउस इन गुलमर्ग। ठीक है, इन्फेंट्री स्कूल मोहाव एमपी। ठीक है, आर्मी वॉर कॉलेज मोहाव अगेन इन एमपी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सीएमई पुणे, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एएडीसी गोपालपुर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल सीआईजेडब्ल्यूएस मिजोरम में, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। ये कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मालावर क्या है, कौन सा ये, इसके लिए कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। इट इज अ 5 नेशन नेवल एक्सरसाइज, ये मालावर का आंसर ए होगा। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं। मालावर एक्सरसाइज जो है क्वाड ग्रुपिंग करती है। ठीक है, अभी देखिए तो क्वाड ग्रुपिंग मालाबार में पार्टिसिपेट करती है इंडो पैसिफिक रीजन में। एक्सरसाइज 1992 में बायलैटरल ड्रिल के तरफ शुरू हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन अब वो 2020 से उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह भी इंक्लूड होकर वहां पे करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, स्कोप इसकी इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस में होती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी इसका एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं JF-10 के बारे में क्या सच्चाई है। JF-10 के बारे में सबसे बड़ी बात यह कि JF-10 इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय चाइना। सो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर एंड ये है JF-10। ठीक है, इसके बारे में अब आपको बताना है कि दिस इज डेल्टा विंग्ड और नॉट। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये सिंगल या ट्विन इंजन है या नहीं है, और डेल्टा विंग्ड है कि नहीं है। डेल्टा विंग्ड मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर वाज कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बाय इंडियन एयरफोर्स। ये उनका पिक्चर है, तो ऑफ कोर्स वो कंफर्म है कि उन्हें ऑनररी रैंक दी गई थी, लेकिन ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, इनके अलावा भी लोगों को दिया गया और इनके बाद भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, और अगर आप अभी देखें तो नीरज चोपड़ा को भी मिला हुआ है। तो आप डिटेल्स और भी अच्छे तरीके से लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है CAPF, सो एटलीस्ट यू शुड बी रेडी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट क्या है कि आपको कोल्ड स्टार्ट में करना ये होता है कि क्विक एक्सेशन में आप अटैक कीजिए, अपने डिजायर्ड टारगेट को हिट कीजिए, और बाकी आप न्यूक्लियर एस्केलेशन से बचिए। मतलब डिजायर्ड टारगेट को हिट करना है और वापस पीछे हट जाना है। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर आई मीन डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट, जहां पे आपको बहुत ही तरीके से, बहुत ही तेजी से आपको अटैक करना है, अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है और उसे छोड़ देना है, और वो फर्दर एस्केलेशन से बचना है।
ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट है, ये इंडिया ने 2004 ऑनवर्ड्स इसको यूज करना शुरू किया, खासकर 2004 ऑनवर्ड्स इसे यूज किया गया, पर यहाँ पे लॉन्च ऑफिशियल नहीं हुई थी, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दिस इज अ डिफेंसिव डॉक्ट्रिन टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी, एंड स्टेटमेंट 1 भी गलत है, बिकॉज ये जॉइंट ऑपरेशन इन्वॉल्व तो करता है, पर 3 सर्विसेज के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में नहीं करता, एक ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन है, डिफेंसिव की तरह इस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है, ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या है? रॉयल भूटान आर्मी चलाई थी अगेंस्ट इंसर्जेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसको कहते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर। करेक्ट आंसर क्या है कि रॉयल भूटान आर्मी ने इंसर्जेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये चलाई थी ऑपरेशन ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं कि और सारे ऑप्शंस गलत हैं, वो भी आप पता कर सकते हो। सर क्रीक कहां पे है? ये एक बाउंड्री है बिटवीन गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये आपको यहां मैप में दिख रही है, ये सर क्रीक जगह है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर, मैंने पिक्चर लगा दिया ऑलरेडी, दिस इज अ हेलीकॉप्टर, खासकर ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, ये हेलीकॉप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द टूरिस्ट पर्पसेस, टूरिस्ट के पर्पस से पवन हंस हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जो उड़ान की योजनाएं हैं जो हेलीकॉप्टर को प्रमोट कर रही हैं, वो पवन हंस को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज NSG? NSG guidelines are implemented by each participating government in accordance with their its national laws. The NSG guidelines facilitate the development of nuclear trade. South Africa is the only country from Africa in the NSG. ये स्टेटमेंट तीनों के तीनों अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे से एनालाइज किए जा सकते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 और 2 ओनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका एकमात्र कंट्री नहीं है जो NSG में शामिल हो, इसके अलावा भी और भी कंट्रीज हैं जो वहाँ पे शामिल है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको कमेंट में हमें बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन से और कंट्रीज हैं जो शामिल है NSG में। ठीक है, पहला वो इम्प्लीमेंट की जाती है बाय ईच पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट इन कॉन्फ्रेंस विद द नेशनल लॉज, और NSG गाइडलाइन जो फैसिलिटेट करती है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर ट्रेड। तो 1 और 2 ओनली, 1 डी इज आंसर। और कौन सी और कंट्रीज है जो कि इन्वॉल्व हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको तीनों याद होंगे, आपको उसे ढूंढना है और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 1974 में बना हुआ था। इंडिया की पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 1974 में, जो पोखरण 1 हुआ था उसके रिस्पॉन्स में बना था। 48 कंट्रीज एज ऑफ नाउ उसमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंक्लूडेड है। कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस बेस्ड होता है, यानी सब कोई राय बात से और राय विचार से ये काम होती है, और हर साल एनुअली मीटिंग हेल्ड होती है। न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पसेस, यहाँ पे इसका एम है। क्राइटेरिया क्या मेंबरशिप का? एक सिग्नेटरी होनी चाहिए नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, NPT के सिग्नेटरी होने चाहिए। इंडिया जिसका नहीं है, इंडिया NPT के सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए उसका मेंबर नहीं बन सकता है। एक्सपोर्ट कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन के क्रेडेंशियल्स पे भी ये काम करता है। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था 2016 में, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे चाइना ने उसे अपोज कर दिया, तो NSG के हम मेंबर नहीं बन पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक स्पेशल NSG वेवर मिला था 2008 में, जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज को लिया था फॉर सिविलियन यूज। ठीक है, आई मीन दिस कुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आप सुकोई MKI 30 के जो इम्पोर्टेंट जो हमारी फोकस है उसके बारे में आप जानेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं सुकोई MK30I के लिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप इसे बताइए कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पे आप वीडियो पॉज करके भी इसके आंसर को बता सकते हैं, बिकॉज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं जानबूझ के इसके सामने से हट गया हूं कि ये हाल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, बिल्कुल भी नहीं।
सुखोई MK30I बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका नाम आपको डेफिनेटली हमें बताना होगा। और मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हाल ने नहीं बनाया था, इसकी लाइसेंसिंग करी थी। और देखिए, हाल ने इसको शुरुआती दौर में नहीं बनाई थी, बट ये नासिक में तो खासकर नहीं बनी थी। ये अगर आपको ऐसे, अगर आप ऐसे अपने लॉजिक से भी सोचेंगे तो दिस इज नॉट मेड इन नासिक। हाल इसको लेटर ऑन लाइसेंस के थ्रू बनाना शुरू कर देता है सुकोई MK30I को विद लाइसेंस। अगर आपको डिफरेंट जो फाइटर जेट्स हैं उनके लाइसेंस आप यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नासिक में नहीं, यहाँ पे पुणे जो है वो लेटेस्ट बेस है फॉर दीज मोस्ट पोर्टेंट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इट हैज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज अ ट्विन कॉकपिट मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट सी बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, ठीक है। So here comes the end of our all the defense PYQs which was being asked by UPSC from 2009 to 2024, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आपको इस क्लास को एक बार और देखना होगा और मेजर टॉपिक्स को आपको फोकस करना होगा। हालांकि डिफेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते, आपको हमें हर बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नए एयरक्राफ्ट को देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है विद द न्यूज़पेपर एंड विद द अपकमिंग डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर आप देखें तो ऑप सिंदूर में इस बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डिफरेंट मिसाइल्स और डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका यूज़ किया गया था फॉर द डिटरेंस विच वी नीडेड अगेंस्ट पाकिस्तान। सो वो सारी चीज़ें हमें स्पेशली फोकस के साथ देखनी होगी। हालांकि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप सारे ऑपरेशन सिंदूर के से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, खासकर S-400 कामिकाजे ड्रोन्स और MQ-9B रीपर ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा भी हमारे जो पिनाका मिसाइल सिस्टम थे, इन सब पे भी देखना पड़ेगा। उधर अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो सरगोदा में जो उनकी किराना हिल्स की न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, उन सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सो दैट आपको एक कंप्लीट डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस से इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे आपके दिमाग में बैठ जाए। ये अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, बट स्टिल आपको न्यूज़पेपर के थ्रू अपने बहुत ही होराइजन को एक्सपेंड करना होगा और थोड़ा सा एक्टिवली चीज़ों को याद रखना होगा, ठीक है। विद दिस आई वुड बी एंडिंग दिस वीडियो, आई वुड बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू वीडियो, विद द न्यू ब्रांड न्यू वीडियो, जिसमें हम बहुत ही अच्छे किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।